अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीउल्लाह ख़ान है और आज के दिन हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से बात करेंगे, जो कि डाउ की पीपीटी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो है बेसिकली दो पार्ट्स है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक फ़ीमेल। तो आज के दिन हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे रिप्रोडक्शन को कि रिप्रोडक्शन क्या है। डिफ़ाइन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर बात की गई है यहाँ पे कि कैटेगराइज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनटू एसेंशियल ऑर्गन, एसेसरी ऑर्गन्स। फिर हम जो है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फिर हम उनको कैटेगराइज करेंगे एसेंशियल ऑर्गन में और एसेसरी ऑर्गन में, जो उनके मेन ऑर्गन है और जो एसेसरी ऑर्गन है। लोकेशन एंड स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनकी लोकेशंस और उनके स्ट्रक्चर उसके हवाले से बात करेंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टेस्टिस एंड एसेसरी ऑर्गन्स, और टेस्टिस के क्या फंक्शंस हैं और एसेसरी ऑर्गन के क्या फंक्शन है, हम उसके हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग बाय मेकिंग जर्म सेल कॉल्ड गेमेट्स। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, पैदा करते हैं, ठीक है। और किसके ज़रिए? जर्म्स सेल्स के ज़रिए, जिसको हम गेमेट्स भी कहते हैं। अब ये जो ऑफस्प्रिंग है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन चिल्ड्रन, ठीक है। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के जो बेबीज़ होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं। एनिमल्स के जो बेबीज़ चिल्ड्रंस हैं तो उसको हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं, ठीक है। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, बेबीज़, चिल्ड्रन, ठीक है। आफ्टर द मेल स्पर्म, अच्छा, मेल स्पर्म जो है इसको हम जर्म सेल्स भी कहते हैं, इसको हम गेमेट्स भी कहते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी ओसाइट भी इसी तरह ही है, इनको भी हम जर्म सेल और गेमेट कहते हैं। दोनों को हम जर्म सेल और गेमेट्स कहते हैं। तो लिखा है यहाँ पे कि आफ्टर द मेल स्पर्म सेल यूनिट विद द फीमेल गेमेट, सेकेंडरी ओसाइट, एन इवेंट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। स्पर्म सेल्स, जब मेल के स्पर्म सेल्स फीमेल के सेकेंडरी ओसाइट से एग से जो है जब ये मिलता है तो दोनों यहाँ इस मिलाप को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। और इसी को हम फिर जो है जाइगोट भी कहते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन, द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैन बी ग्रुप बाय फंक्शन। अब जबकि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों आपस में मिल के जो है पे क्या करते हैं? फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, बेबी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। द गोनेड टेस्टिस इन मेल एंड फीमेल प्रोड्यूस गेमेट्स एंड सेक्रेट सेक्स हार्मोन। अब जो मेल के जो टेस्टिस है इनको हम गोनेट्स कहते हैं और फीमेल के ओवरी को जो है उनको हम गोनेट कहते हैं, ठीक है। तो मेल के गोनेट और फीमेल के गोनेट जो है ये क्या करते हैं? ये जर्म सेल्स, गेमेट्स को, जर्म सेल्स या गेमेट्स इसको प्रोड्यूस करते हैं। मतलब अगर मेल की मैं बात करूं तो स्पर्म सेल्स, और अगर फीमेल की मैं बात करूं तो ओवम, ओसाइट या एग, आप इसको कुछ भी कह लें, ठीक है। तो ये दोनों प्रोड्यूस करते हैं और इसी के साथ साथ सेक्स हार्मोन भी जो है सीक्रेट करते हैं। अब जैसे कि अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल में कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, सेक्स हार्मोन है। और फीमेल का जो सेक्स हार्मोन है उसका नाम क्या है? एस्ट्रोजन, ये याद रखिएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। जिससे मैंने पहले कहा कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ वर्क करके एक बच्चे को प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। In addition, the female reproductive organ contribute to sustain the growth of embryos and fetus। लेकिन याद रहिएगा कि बेबी जो डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो जो बन रहा है, जाइगोट बन रहा है, तो ये सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है? ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है, जिसको हम यूट्रस कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन के हवाले से कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या है।
सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है तो लिखा है द टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म एंड द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। मेल जो टेस्टिस है जिसको हम गोनेट कहते हैं, मेल गोनेट, तो ये क्या करते हैं, ये दो काम कर रहे होते हैं। फर्स्ट ये स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है, सेकंड जो है ये मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। सेकंड काम यहाँ पे क्या है, फंक्शन क्या है यहाँ पे, द डग ट्रांसपोर्ट स्टोर एंड असिस्ट इन मेचुरेशन ऑफ स्पर्म्स। फिर हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में डग सिस्टम है। तो ये डग सिस्टम क्या काम करता है, एक तो सबसे पहले ये स्पर्म्स को जो है उसको मेच्योर करता है। याद रहे टेस्टिस में जो स्पर्म्स बन रहे हैं वो इमेच्योर होते हैं, वो जस्ट हेड बना होता है, उसमें फ्लैजिला नहीं होता, वो टेल दुम उसकी नहीं होती स्पर्म के जिससे वो मूवमेंट कर सके। तो टेल उसको कहाँ पे मिलती है, ये मेच्योर कहाँ पे होते हैं, ये डक्ट में होता है। और डक्ट में फिर मखसूस कौन से डक्ट में, एपिडिडाइमस में, आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो डक्ट जो है, जो डक्ट सिस्टम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये क्या काम करता है, ये स्पर्म्स को मेच्योर करता है, उसको स्टोर करता है और वक्त आने पर उसको यूरेथ्रा की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। थर्ड जो हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे, द एसेसरी सेक्स ग्लैंड secrete most of the liquid portion of semen। अब यहाँ पे जो एसेसरी ग्लैंड के हवाले से बात की गई है, तो ये बेसिकली 3 ग्लैंड्स होते हैं जो स्पर्म्स को लिक्विड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लिक्विड पोर्शन जो है ये ग्लैंड्स जो है स्पर्म्स को प्रोवाइड करते हैं। तो जब स्पर्म और ये लिक्विड आपस में मिल जाते हैं, मिक्सचर हो जाता है, तो इसको फिर हम स्पर्म्स नहीं कहते, इसको फिर हम सीमन कहते हैं। ठीक है। द पीनस कंटेन द यूरिथ्रा, a passageway for ejaculation of semen and excretion of urine। अब पीनस जो है इसके अंदर एक ट्यूब है जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं, यहीं से जो है सीमन को जो है हम इजाकुलेट करते हैं, मतलब मेल से जो है ये फीमेल ऑर्गन की तरफ जब स्पर्म को ट्रांसफ़र होते करते हैं तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम इजाकुलेशन कह रहे हैं। ठीक है। तो जब मेल से स्पर्म जो है फीमेल ऑर्गन की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसको हम इजाकुलेशन कह रहे हैं। तो पीनस और जो कि इसमें यूरिथ्रा जो ये ट्यूब है, यहाँ से इजाकुलेशन भी हो रही है सीमन की, प्लस यूरिन भी यहाँ से जो है पास आउट हो रहा है थ्रू द बॉडी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब हम इसके हवाले से बात करेंगे। द ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड द टेस्टिस, a system of duct including the epididymis, ductus deferens, ejaculatory duct and urethra। अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन के हवाले से बात करूं तो इसमें क्या क्या मौजूद है, इसमें हमारे पास मौजूद है टेस्टिस जो कि पेयर शेप में होते हैं, 2 होते हैं। इसके अलावा जो है डक्ट सिस्टम है जिसके अंदर एपिडिडाइमस है, डक्टिस डिफरेंस, ये दोनों एक ही नाम है। ठीक है। डक्टिस डिफरेंस जिसको हम वास डिफरेंस भी कहते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट है और यूरिथ्रा है। ठीक है। अब जो एसेसरी ग्लैंड है जिसको हम एसेसरी सेक्स ग्लैंड भी कहते हैं, तो इसमें हमारे पास 3 ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है जिसको हम काउपस ग्लैंड भी कहते हैं। और इसी के साथ साथ 2 सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जिसमें स्क्रूटम आ जाता है और पीनस। पीनस जो है ये यूरिथ्रा को सपोर्ट करता है और स्क्रूटम टेस्टिस को सपोर्ट करता है। अब उन्हीं ऑर्गन को जो है सेपरेट किया हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जिसको हम गोनेट कहते हैं, वो क्या है, टेस्टिस है। सिस्टम ऑफ डक्टिस मैंने बात की आपको, जो डक्ट हमारे पास सिस्टम है उसमें एपिडिडाइमस है सबसे पहले, दूसरे में डक्टिस डिफरेंस है जिसको हम वास डिफरेंस कहते हैं, और इजाकुलेटरी डक्ट, और इसके अलावा जो है यूरिथ्रा। ठीक है। फिर एसेसरी सेक्स ग्लैंड जो हमारे पास है वो कौन कौन से, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जिसको हम कॉर्पस ग्लैंड भी कहते हैं। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में हमारे पास पीनस और स्क्रूटम आ जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पीनस के हवाले से। तो पीनस बेसिकली क्या है हमारे पास, ये पेयर ओवल राउंडेड और पेयर शेप में है, जोड़ी के इसमें है हमारे पास 2 जो है टेस्टिस है जिसको हम
क्या कह सकते हैं हम इनको, गोनेड भी कह सकते हैं, ठीक है। लाई इन द स्क्रूटम, कहाँ पे होता है ये, स्क्रूटम में होता है, ठीक है। अगर हम इसके लेंथ के हवाले से बात करें तो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये। वेट के हवाले से बात करें तो 10 to 15 ग्राम है। फिर इसके अलावा जो है यहाँ पे बात की गई है कि टोनिका विजिनलिस पार्शली कवर द टेस्टिस, इंटरनल टू टोनिका विजिनलिस इज टोनिका एल्बगीना। अब अगर हम लेयर्स के, तो एक टोनिका विजिनलिस है और दूसरा टोनिका एल्बगीना है। तो टोनिका विजिनलिस जो है ये बेसिकली आउटर लेयर है और टोनिका एल्बगीना जो है ये इनर लेयर है, ठीक है। अब अगर टोनिका विजिनलिस की मैं बात करूं तो ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक को हम पराइटल कहते हैं, दूसरे को हम विसरल कहते हैं, ठीक है। पराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। इस पराइटल और विसरल लेयर के दरमियान फ्लूइड मौजूद होता है जो कि टेस्टिस को जो है फ्रिक्शन से बचाते हैं या डैमेज होने से बचाते हैं, ठीक है। अगर ये फ्लूइड इसमें ज़्यादा हो जाए तो फिर इसको हम कहते हैं हाइड्रोसिली, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ स्क्रूटम, हाइड्रोसिली, ठीक है, हाइड्रोसिली। यहाँ पे सीसी लिखा नहीं जा रहा तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है, हाइड्रोसिली। फिर अगर इनर लेयर की मैं बात करूँ तो उसको हम टोनिका एल्बगीना कहते हैं, ठीक है। टोनिका एल्बगीना क्या है, ये बेसिकली एक सेप्टा बनाते हैं। सेप्टा क्या करता है, बेसिकली ये जो है इन टेस्टिस को लोब्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब जो ये लोब्यूल्स बन गए हैं तो इसके अंदर फिर क्या मौजूद होता है, सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल, इसके अंदर जो है स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होते हैं। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स वो सेल्स है जो स्पर्म की प्रोडक्शन करते हैं। और सार्टोली सेल जो है ये इस स्पर्म की प्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनिक सेल जो है स्पर्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं और सार्टोली सेल जो है इस स्पर्म के प्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहा है। अब सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल के दरमियान एक छोटे से स्पेस है जहाँ पे एक सेल मौजूद है जिसको हम लेडिंग सेल कहते हैं या इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। ये लेडिंग सेल्स क्या कर रहे होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो आपने यहाँ पे 3 सेल्स के हवाले से याद रखनी है बात कि सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल जो है यहाँ पे कौन सा सेल मौजूद है, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स मौजूद है जो कि स्पर्म की प्रोडक्शन कर रहे हैं और सार्टोली सेल इस स्पर्म प्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहा है। फिर सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल के दरमियान एक स्पेस है जहाँ पे लाइडिंग सेल्स जो है वो मौजूद है जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। और यही लाइडिंग सेल्स क्या काम कर रही है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन करवा रही है, ठीक है। ये बात तो हो गई टेस्टिस के हवाले से। अब हम स्क्रूटम के हवाले से बात करेंगे। स्क्रूटम एक पाउच है जो टेस्टिस को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। तो स्क्रूटम यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखी, इसने कहा है कि इट इज़ अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। स्क्रूटम क्या है, एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। कंसिस्ट ऑफ लूज स्किन, ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया। Septum is made up of superficial fascia and muscle tissue called are tarsus muscle, cremaster muscles, small band of skeleton muscles. Sperm production require temperature about 2 to 3 centigrade below core body temperature. अब स्क्रूटम जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो कि लूज स्किन है और सुपरफिशियल फेशिया है। इसके अंदर सुपरफिशियल फेशिया बेसिकली यहाँ पे जो है इसमें मसल्स मौजूद है जिसको हम डार्टोस मसल्स कहते हैं और क्रेमेस्टर मसल्स कहते हैं, ठीक है। इस सुपरफिशियल फेशिया ने जो है स्क्रूटम को लेफ़्ट साइड और राइट साइड में डिवाइड किया है विद द हेल्प ऑफ सेप्टम, ठीक है। स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि जो स्क्रूटम का टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम हो। तो याद रहे कि स्क्रूटम में जो है टेम्परेचर कम रहता है 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड बनिस्बत बॉडी टेम्परेचर के। अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 है तो स्क्रूटम का 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब मैंने जो यहाँ पे बात की है 2 मसल्स की जो कि डार्टोस मसल्स हैं और क्रेमेस्टर मसल है। तो बेसिकली ये क्या काम करते हैं, ज़रा इसके हवाले से बात करते हैं
कि इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड वेदर क्रेमेस्टर मसल एंड डार्टोर मसल कंट्रैक्ट। जब भी सर्दी होती है, सर्दी का मौसम आता है या आप किसी ठंडे इलाके में जाते हो, तो उस के रिस्पॉन्स पे क्या होता है कि स्क्रूटम जो है, ये जो दो मसल्स है, डार्टोज मसल्स और क्रेमेस्टर मसल्स, ये दोनों श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, स्क्रूटम को श्रिंक कर देते हैं, ये ऊपर की तरफ जो है स्क्रूटम आ जाता है। और जब कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स क्रेमेस्टर मसल मूव द टेस्टिस क्लोजर टू द बॉडी, वही बात हुई है कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि सर्दी के मौसम में या ठंड इलाकों में जब आप जाते हैं तो क्रेमेस्टर मसल और जो डार्टोज मसल्स है ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं और स्क्रूटम जो है ये किस तरफ चलता है, टुवर्ड द बॉडी, श्रिंक हो जाते हैं, बॉडी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन एक्सपोजर टू द वार्म मसल रिलैक्स, और जैसे ही आप वापस किसी गर्म इलाके की तरफ आते हैं या गर्म मौसम गर्म हो जाता है तो वापस से क्या हो जाते हैं, मसल रिलैक्स हो जाते हैं और जो स्क्रूटम है ये वापस से लूज हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्पर्म्स की, जिसको हम जर्म सेल्स भी कहते हैं और मेल गेमेट भी कहते हैं। मेल जर्म सेल each day 300 million sperms complete the process of spermatogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू हर रोज़ 300 मिलियन स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, बन जाते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ स्पर्म इज़ 100 टू 200 मिलियन। नॉर्मल जो रेंज है स्पर्म के प्रोडक्शन के वो 100 से 200 मिलियन के दरमियान है। ठीक है, 200 मिलियंस के दरमियान है। नॉर्मल जो स्पर्म की प्रोडक्शन है वो 100 टू 200 मिलियन होना चाहिए। अगर किसी मेल के अंदर 20 मिलियन तक जो है स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है या उससे कम हो रही है तो हम कंसीडर करते हैं कि वो इनफर्टाइल है। ठीक है, वो जो है कभी बाप नहीं बन सकता, हम इस तरह कहते हैं। अगर हम इनके लेंथ के हवाले से बात करें तो इट्स अबाउट 6 UM लॉन्ग। 6 UM जो है ये लॉन्ग है, बड़ा है। ठीक है, UM जो है बेसिकली इसका यूनिट है कि आपको पता है कि कितना जो है ये लेंथ में बड़ा है। Once ejaculated, more sperm do not survive more than 48 hours within female reproductive system। ये बात आपने याद रखनी है कि जब स्पर्म्स जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पे 48 घंटों से ज़्यादा स्पर्म्स नहीं रह सकते, मर जाते हैं। मेजर पार्ट्स आर हेड एंड टेल। अब यहाँ पे जो मेजर पार्ट है स्पर्म्स का वो दो ही है, उसका हेड और टेल, उसकी दुम। एक्रोसोम कंटेन इंजाइम, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये पिक्चर्स में एक्रोसोम, ये हेड की तरफ जो पार्ट है छोटा सा, यहाँ पे इंजाइम्स मौजूद है। प्रोटीएज इंजाइम है और हाइलोरोडेज इंजाइम है। हाइलोरोडेज इंजाइम जो है बेसिकली ये दो वो इंजाइम है जो क्या करते हैं, जब ये एग के पास जाते हैं ये स्पर्म, तो एग पे जो है एक लेयर होती है, तो उस लेयर को जो है पेनिट्रेट करने के लिए ये इन इंजाइम का होना ज़रूरी है। अगर ये इंजाइम नहीं होंगे स्पर्म के पास तो वो एग के अंदर दाखिल नहीं हो पाएंगे। अब जब स्पर्म प्रोडक्शन हो जाती है तो फिर उन्होंने ट्रांसपोर्ट भी होना होता है, आगे की तरफ जाना होता है। तो उसके लिए कौन सा सिस्टम है हमारे पास, डक सिस्टम। तो डक सिस्टम में सबसे पहला जो डक है हमारे पास है वो है एपिडिडाइमस। इट इज़ अ कोमा शेप, ये कोमा शेप के जो है तरह होता है। 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, लाई एट द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ईच टेस्टिस। ये टेस्टिस के पोस्टीरियर बॉर्डर पे होते हैं, पीछे के साइड पे होते हैं। इट इज साइट ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन, मतलब कि यहीं पे जो है इसी डक के अंदर स्पर्म्स की मैच्योरेशन होती है। जैसे मैंने आपको कहा था कि जब टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं तो वो इमेच्योर होते हैं। मैच्योरेशन उनकी कहाँ पे होती है, एपिडिडाइमस में। It helps propel sperms to ductus deferens. It stores sperms and stores sperm if not ejaculated that time are eventually reabsorbed। अच्छा, सबसे पहले क्या करता है ये, तो प्रोपेल करता है स्पर्म्स को आगे की तरफ पुश करता है, जो जहाँ कहाँ पे, कौन से डक की तरफ, डक्टिस डिफरेंस, जिसको हम वास डिफरेंस भी कहते हैं। ये स्पर्म्स को स्टोर भी कर रहा होता है और इन केस अगर स्पर्म्स जो है इजाकुलेट ना हो, आगे की तरफ ना जा पाए, अगर ये स्टोर ही रहे
तो इसी जो है डक्ट के अंदर ये वापस रीअब्जॉर्ब भी हो सकते हैं। ठीक है, डक्ट इज डिफरेंस, ये दूसरा डक्ट हमारे पास है जिसको हम वाज डिफरेंस भी कहते हैं। लिखा हुआ है इट इज़ आल्सो नोन एज वाज डिफरेंस। ये कितना बड़ा होता है? इट्स 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, 45 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। म्यूकोजा ऑफ द डक्टस डिफरेंस कंसिस्ट ऑफ सीडोस्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। अच्छा, यहाँ पे जो म्यूकोजा की बात उसकी लेयर के हवाले से बात की है, तो वो जो है किस चीज़ से बना है, कौन से एपिथेलियम से बना है? सीडोस्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम से ये बना हुआ है। फिर इसके अलावा जो है लेमिना प्रोप्रिया, लेमिना प्रोप्रिया बेसिकली ये एक पार्ट है म्यूकोजा का जहाँ पे नर्व सेल्स, लिम्फेटिक वेजल्स और ब्लड वेजल्स मौजूद होते हैं जो कि म्यूकोजा को सपोर्ट कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि डक्टस डिफरेंस कन्वे स्पर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल अरोजल फ्रॉम एपिडिडाइमस टूवर्ड द यूरिथ्रा। ड्यूरिंग सेक्स या सेक्सुअल जो है मूवमेंट में ये डक्टस डिफरेंस क्या करता है कि एपिडिडाइमस से स्पर्म लेके यूरिथ्रा की तरफ लेके चला जाता है। एन स्टोर स्पर्म इफ नॉट इजैकुलेटेड दैट टाइम आर इवेंचुअली रीअब्सॉर्ब। और यहाँ पे भी वही बात है कि अगर स्पर्म्स जो है वो इजैकुलेट ना हो, अगर यहीं पे स्टोर रहे तो फिर यहीं पे वो दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट के हवाले से हम बात करेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इट इज़ फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स एंड एम्प्यूला ऑफ डक्ट डिफरेंस एंड टू यूरिथ्रा। ये बेसिकली यूरिथ्रा के एंड में ये डक्ट्स और सेमिनल वेसिकल आपस में मिल के इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं। फिर यहाँ पे बात की गई है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा इट इज़ द टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिन सिस्टम। ये जो है आखिरी हिस्सा है, आखिरी डक्ट है रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम का। इट्स सर्व पैसेज फॉर सीमन एंड यूरिन, क्योंकि यहीं से जो है यूरिन जो है बॉडी से आउट होता है और सीमन भी यहीं से रास्ते से जो है बॉडी से आउट हो रहा होता है। अच्छा, एक बात मैं आपको कह दूँ वाज डिफरेंस के हवाले से, जिसको हम डक्टस डिफरेंस भी कह रहे हैं। अगर कोई कपल जाता है डॉक्टर के पास और वो कहते हैं कि हमें बेबी नहीं चाहिए, हम बेबी कंसीव करना नहीं चाहते, तो फिर एक प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं वजेक्टमी। तो वेजेक्टमी में क्या होता है, बेसिकली ये जो वास डिफरेंस है इसको कट कर दिया जाता है या इसको सर्जिकल तौर पर बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्पर्म्स जो है वो एपिडाइमस से यूरिथ्रा की तरफ नहीं जाता। तो पहले फिर जितने भी वो कपल सेक्स कर ले, अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर ले, बेबी कंसीव नहीं होता। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है वेजेक्टमी के हवाले से। अब हम बात करेंगे एसेसरी सेक्स ग्लैंड के। तो हमने बात की थी कि 3 ग्लैंड हमारे पास है, सेमिनल वेसिकल है, कॉर्पस ग्लैंड है और सेमिनल वेसिकल्स है और प्रोस्टेट ग्लैंड है और बल्बर यूरिथ्रल ग्लैंड है जिसको हम कॉर्पस ग्लैंड कहते हैं। द डक्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स सेल्स बट द एसेसरी सेक्स ग्लैंड सिक्रीट मोस्ट ऑफ द लिक्विड पोर्शन ऑफ द सीमन। जैसे कि हमने डक्ट के फंक्शन के हवाले से बात की, जो डक्ट सिस्टम है ये क्या करता है, ये स्पर्म्स को जो है स्टोर भी कर रहा है, उसको मिच्योर भी कर रहा है, ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है, वापस रीअब्जॉर्ब भी कर रहा है। लेकिन जो एसेसरी सेक्स ग्लैंड है ये क्या करते हैं, ये सीमन को लिक्विड पोर्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मैंने आपको कहा कि स्पर्म्स और ये लिक्विड जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको फिर हम सीमन कहते हैं। तो सीमेन को जो लिक्विड पोर्शन है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, एसेसरी सेक्स ग्लैंड प्रोवाइड करते हैं। और ये कितने हैं, 3 है, सेमिनल वेसिकल, द प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जिसको हम कॉर्पस ग्लैंड कहते हैं। अब हम बात करेंगे सेमिनल वेसिकल्स की। तो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये 5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। ये ग्लैंड सिक्रीट अल्कलाइन फ्लूइड कंटेन फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन, क्लोटिन प्रोटीन। अल्कलाइन नेचर हेल्प टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक इन्वायरमेंट। अच्छा, ये क्या करता है, बेसिकली हमारे पास कौन अल्कलाइन फ्लूइड जो है ये सेमिनल वेसिकल सिक्रीट करते हैं, जिसके अंदर फ्रक्टोज है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, क्लोटिन प्रोटीन है। ठीक है, जो कि स्पर्म्स को जो है वो एनर्जी भी प्रोवाइड कर रही होती है। और ये अल्कलाइन इसलिए है ताकि अगर कोई भी एसिडिक इन्वायरमेंट हो तो उसको स्पर्म को उस एसिडिक इन्वायरमेंट से बचा सके। अब अगर हम बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड की,
तो ये सिंगल ग्लैंड होता है। इट सीक्रेट मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड 6.5 pH। इट कंटेन्स सिट्रिक एसिड, पेप्सिनोजिन, लाइसोसोम, अमाइलेज, seminal plasmin is प्रोस्टेटिक फ्लूइड, एंटीबायोटिक, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। अगर हम प्रोस्टेट ग्लैंड के हवाले से बात करें तो ये सिंगल ग्लैंड है और सीक्रेट मिल्की, ये जो है अगर आप देख ले सीमन के जो कलर है वो स्लाइटली मिल्क की शेप का होता है। तो वो मिल्की कलर इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्रोस्टेट ग्लैंड जो है सीमन को प्रोवाइड करता है। ये बात आपने याद रखनी है। और चूंकि ये स्लाइटली एसिडिक होता है तो वो किस वजह से है? क्योंकि इसके अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद है, पेप्सिनोजिन इसके अंदर मौजूद है, लाइसोसोम मौजूद है, एमाइलेज मौजूद है इसके अंदर, और प्रोस्टेटिक फ्लूइड है जिसको हम सेमिनल प्लाज्मीन कहते हैं। ठीक है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? सेमिनल प्लाज्मीन कहते हैं। इसके अंदर एंटीबायोटिक्स भी है कि अगर कोई बैक्टीरिया आमने सामने आ जाए तो वो जो स्पर्म है उसको नुकसान ना पहुंचाए तो उसको किल कर देते हैं। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड हमारे पास थर्ड है, तो जिसको हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये पेयर शेप का होता है जिसको हम यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। पेयर शेप का है और ये यूरिथ्रल ग्लैंड क्योंकि यूरिथ्रल के आसपास होते हैं, यूरिथ्रा के आसपास होते हैं। ये मटर के दाने के बराबर होता है। लोकेटेड इंटीरियर टू प्रोस्टेट ग्लैंड, सीक्रेट म्यूकस। ये क्या करता है? ये प्रोस्टेट ग्लैंड के आगे जो है ये मौजूद होता है और ये म्यूकस को सीक्रेट कर रहा होता है। अब ये बेसिकली इसका फंक्शन क्या है? आपने देखा होगा स्पर्म्स से पहले जो है थोड़ा सा फ्लूइड पहले निकल जाता है। ये फ्लूइड कौन रिलीज कर रहा होता है? ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड रिलीज कर रहा होता है ताकि जितना भी वो यूरिथ्रा है अगर वो एसिडिक है तो उसको न्यूट्रलाइज कर सके, क्योंकि यहीं से यूरिन की भी पैसेज है यूरिथ्रा से, और यूरिन क्या है? वो तो एसिडिक है। अगर एसिडिक इन्वायरमेंट में ये स्पर्म्स आगे की तरफ आएंगे तो स्पर्म्स मर जाएंगे। तो स्पर्म्स के इजैकुलेट होने से पहले ये फ्लूइड रिलीज होता है ताकि वो जो यूरिथ्रा जो पाथवे है थोड़ा सा वो क्या हो जाए? न्यूट्रलाइज हो जाए। तो स्पर्म ईजिली जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इजैकुलेट हो जाते हैं ईजिली। अब हम बात करेंगे सीमन के हवाले से। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ स्पर्म, सेमिनल फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड सिक्रीशन। अब हमने बात की थी कि सीमन क्या है? ये मिक्सचर है स्पर्म का और जो हमने एसेसरी सेक्स ग्लैंड के हवाले से बात की थी, वो जो फ्लूइड वो रिलीज करे, इनके मिक्सचर जब आपस में मिक्सचर हो जाते हैं तो इसको हम सीमन कहते हैं। ईच इजाकुलेशन में जो है ये 2.5 to 5 ml जो है ये इजाकुलेट हो जाता है, मेल से फीमेल में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये ट्रांसफ़र को हम क्या कह रहे हैं? इजाकुलेशन कह रहे हैं। ये अल्कलाइन इन नेचर होता है। 7.2 to 7.7 का pH होता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम बात करेंगे पीनस के हवाले से, क्योंकि एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जो कि किसको सपोर्ट कर रहा है? यूरिथ्रा को। इट कंटेन यूरिथ्रा, पैसेजवे ऑफ स्पर्म्स एंड यूरिन। इट इज सिलेंड्रिकल शेप का होता है। इट कंसिस्ट ऑफ बॉडी, ग्लैंड, पीनस एंड रूट। और इसके अंदर क्या क्या मौजूद है? एक बॉडी मौजूद है, ग्लैंड, पीनस मौजूद है और रूट मौजूद है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें, क्योंकि ये डाउ की पीपीटी है तो उनको भी हेल्प आउट हो जाएगी स्टडी के हवाले से।